अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर अदील अजमत आज एक नई वीडियो के साथ। आज मैं बात करूंगा इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर जेट से एक पेलोड डिटैच होके आबादी में गिरा कश्मीर में, जिससे एक घर को बहुत नुकसान पहुंचा। और विजुअल्स जो मैंने देखे उसमें जो घर की कंक्रीट की छत थी उस छत में सुराख हो गया था। और इंडियन एयरफोर्स की जो एक रिलीज आई थी वो ये थी कि एक नॉन एक्सप्लोसिव पेलोड एक फाइटर जेट से जो है वो गिरा, जिससे ये नुकसान हुआ और वो रिग्रेट कर रहे हैं सिविलियन जो नुकसान हुआ उसके ऊपर, और शायद इंक्वायरी भी कंडक्ट हुई। अब आई एम गोइंग टू गिव माय ओन ओपिनियन। देखें, जब भी इस किस्म का नॉन एक्सप्लोसिव पेलोड होता है तो ये दो तरह के पेलोड्स होते हैं। एक तो ये होता है कि जैमिंग पॉड्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है जो कि दिखती इसी तरीके से जिस तरह एक बॉम्ब या एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल होता है, क्योंकि उसको एरोडायनामिक्स देनी होती है। दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई अंडर द पाइलॉन इसको इस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है कि वो एरोडायनामिक शेप दे, और इट्स एन इलोंगेटेड थिंग, लेकिन इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एक्सप्लोजंस। तो ये एक बॉम्ब नहीं होता, ये एक मिसाइल नहीं होता, ये एक इलेक्ट्रॉनिक बे होती है जो कि एक स्ट्रीमलाइंड शेप में होती है। ये ट्रैकिंग सिस्टम भी हो सकता है, ये रेडार जैमिंग भी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके का मैंने डैमेज देखा उस घर में, जो एक कंक्रीट के अंदर उसने सुराख किया, यूं लग रहा था दैट इट वाज क्वाइट हैवी। तो ये डम बम्स भी हो सकते हैं, ऐसे बॉम्ब्स जो कि नॉन एक्सप्लोसिव होते हैं। दे आर फिल्ड अप ओनली टू रेप्लिकेट द वेट ऑफ द एक्चुअल बॉम्ब। और ये किस लिए होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि जब भी फाइटर जेट जो होते हैं वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एक्चुअल पेलोड कैरी करके स्ट्राइक मिशंस के लिए, तो वो हर दफा लाइव एम्यूनेशन लेके प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, वो डम बम्स को लेके जा रहे होते हैं, डमी बम्स होते हैं। उनका सिर्फ पर्पस ये होता है कि उनकी शेप तो एग्जैक्ट वैसे ही बॉम्ब्स की होती है जिन बॉम्ब्स को उन्होंने एम्प्लॉय करना होता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ TNT, इंस्टेड ऑफ ऑल द फ्यूजेस एंड एवरीथिंग, दे आर फिल्ड विद सम वेट जो कि रेप्लिकेट करे उस वेट को, जो वेट उस एयरक्राफ्ट ने एक्चुअल कॉम्बैट में लेके जाना होता। तो ये तमाम की तमाम ड्रिल्स होती हैं। अच्छा, इससे एक बात ये भी पता चलती है कि इंडियन एयरफोर्स इज परहैप्स, क्योंकि दिस इज माय ओन एनालिसिस, क्योंकि अगर तो ये इलेक्ट्रॉनिक बे थी, अगर ये जैमिंग पॉड्स थे, अगर ये टारगेटिंग पॉड्स थे, तो दिस इज समथिंग एल्स। इवन वो पॉड्स भी हैं तो वो एक रेगुलर कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स के लिए भी वो जैमिंग पॉड्स लेके ऐसी सिचुएशंस में फ्लाई कर रहे होते हैं। तो अगर तो ऐसा है तो ये कॉम्बैट एयर पेट्रोल है, और अगर ये डॉम बम था, अगर ये एक डमी बम था, तो इट मींस के द इंडियन एयर फोर्स इज ट्राइंग टू प्रैक्टिस द रिलीज ऑफ सम पेलोड। ये स्टैंड ऑफ वेपन भी हो सकता है जिसको रेप्लिकेट किया जा रहा हो। तो देर आर डिफरेंट थिंग्स विच पीपल शुड नो, क्योंकि इसको मैंने तो इसी तरीके से देखा कि अगर ये पेलोड एक फाइटर जेट से गिरा है, उसका फेलियर इज अ डिफरेंट थिंग। मैंने पिछली वीडियो में भी एक बात की थी कि अगर इंडियन एयरफोर्स एम्प्लॉय करेगी अपने फाइटर जेट्स को, तो रफेल्स SU-30 MKIs, MiG-29 और मिराज 2000, MiG-29 perhaps मिराज 2000। तो मिराज 2000 जो है, इट इज वेरी कैपेबल स्ट्राइक बॉम्बर जो कि हैवी एम्यूनेशन को कैरी कर सकता है, जो कि ऐसे ग्लाइड बॉम्ब्स को, जो ऐसे स्टैंड ऑफ वेपन्स को डिलीवर कर सकता है। ऑफ कोर्स रफेल तो है ही है, और रफेल के पैकेज के साथ इनको स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल्स और स्टैंड ऑफ वेपन्स भी डिलीवर किए फ्रांस ने। तो रफेल्स तो है ही है, SU-30 MKI है ही है। I believe that SU-30 MKI will be carrying the air-to-air mode missiles, R-77, R-73s. It is going to be the Mirages, Mirage 2000, जो कि प्राइमरीली ग्राउंड रोल के लिए होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये अपने रफेल्स को एक्सपोज करेंगे किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ। इसलिए नहीं कि दे आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ देयर रफेल्स, लेकिन किसी भी ऐसी पॉसिबिलिटी में, जिस पॉसिबिलिटी में अगर रफेल शूट डाउन हो जाता, बिकॉज दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द रफेल पंच फ्रॉम इंडिया, दिस इज व्हाट दे आर
पोर्ट्रेइंग दैट वी हैव गॉट अ न्यू पंच, और उन्होंने इस पंच की जो लिथैलिटी है, इस पंच की जो प्रोजेक्शन है, वो वेल इनटू 20 to 30 इयर्स तक लेके जानी है। तो अगर आप शुरू में उसको एक्सपोज कर देते हैं, इट्स अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट, इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट। लेकिन नाउ वी हैव गॉट J-10Cs एज वेल, वी हैव गॉट F-16 Block 50-52 विद AMRAAMs, ठीक है। तो रफेल्स के मुकाबले के ये एयरक्राफ्ट हैं। तो इन एनी केस अगर रफेल किसी भी तरीके से शूट डाउन होता है, अगर रफेल शूट डाउन होता है और वही सिचुएशन होती है जो कि 2019 में अभिनंदन के साथ एक सिचुएशन हुई, तो ये एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। उस एम्बैरेसमेंट को भी उन्होंने इस तरीके से कवर करने की कोशिश की कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, जो MiG-21 था वो शूट होने से पहले उसने एक F-16 को मार गिराया था, और दे वांटेड टू कवर इट अप द वे दैट दे कुड, कि इससे पहले कि वो MiG-21 नीचे गिरता, that MiG-21 fired its R-77 and that hit the F-16 and the F-16 went down. तो they know it, military people know it. इंडियन मीडिया का एक हिस्सा अगर आप देखें तो आपको यूं लगेगा कि बहुत ज्यादा दे आर एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे इंडियंस को भी सुना है, दे आर वेरी सेन, वेरी एजुकेटेड, और दे नो वेयर दे आर हेडिंग। लेकिन वो एक साइलेंट मेजॉरिटी है, वो एक साइलेंट मेजॉरिटी है। दे आर एजुकेटेड पीपल, दे यूज देयर ओन रीजनिंग, their own logic, and they question things. They have started questioning things. लेकिन वो चूंकि एक साइलेंट मेजॉरिटी है और एक जो थोड़ी माइनॉरिटी है, it has got all the words and all the speeches and it has got all the screen. तो हमें दिखता यूं है कि जैसे तमाम की तमाम इंडियन जो नेशन है, it is the way Republic TV is showing it. तो मैंने जब बहुत से डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं, मैं उनका नाम शायद ठीक तरीके से ना ले सकूं क्योंकि हम लोगों की प्रोनाउंसिएशन उस तरीके से होती नहीं जैसे इनके नाम होते हैं। यू जस्ट गूगल इट, आपके फोर्स मैगजीन के एडिटर कौन है, यू लिसन टू हिम, व्हाट अ वंडरफुल मैन। आई एम नॉट सेइंग ही इज अ वंडरफुल मैन बिकॉज ही टॉक्स द वे वी टॉक, आई एम सेइंग नॉट ऑलवेज ही टॉक्स द वे वी टॉक, लेकिन ही इज अ वंडरफुल मैन कि वो ऐसी लॉजिक और रीजनिंग से बात करते हैं कि समझ लगती है कि एक बंदा, एक मिलिट्री पर्सन बात कर रहा है। मतलब यू लिसन टू हिम, ही इज फुल ऑफ विजडम, ही इज फुल ऑफ एबिलिटी। फिर उनसे जो इंटरव्यू ले रही है खातून, आई ट्राई टू शेयर द पिक्चर ताकि यू अंडरस्टैंड मैं किस इंटरव्यू की बात कर रहा हूं। एक्सीलेंट, मतलब मैं रियली आई वाज अमेज्ड। तो इंडियन अवाम ऐसा नहीं है कि तमाम की तमाम इंडियन अवाम ऐसे है जैसे रिपब्लिक टीवी में शो किया जा रहा है, जैसे उनके ऐसे एग्रेसिव किस्म के जो टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं जिसमें शो किया जा रहा है, यूं लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि जंग हो क्यों नहीं रही है, हो जाए, कल होनी है, आज हो जाए। तो ये एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। तो देर आर अ लॉट ऑफ गुड पीपल हु यूज रीजनिंग, तो डू लिसन टू देम। बहुत जबरदस्त बात करते हैं, तो मुझे तो उनकी बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत भली लगती है, बहुत बैलेंस लगती है। ये नहीं कि वो दे ऑलवेज टॉक इन फेवर ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, लेकिन वो रियलिटी की बात करते हैं, बिल्कुल रियलिटी की बात करते हैं। तो वन शुड लिसन टू देम। मैं सजेस्ट करूंगा अपने व्यूअर्स को कि फोर्स मैगजीन के एडिटर को जरूर सुनिएगा। ही टॉक्स वेरी सेम विद सॉलिड रीजनिंग, ठीक है। तो आप उनसे एग्री करें, डिसएग्री करें, लेकिन उनके बात करने का अंदाज, उनकी सॉलिड रीजनिंग आप लर्न करेंगे। मैं लर्न करता हूं, मैं उनसे लर्न कर रहा हूं रियली। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, बीच में डेविएट हो गया टॉपिक, कि वो कौन सा पेलोड था जो कि इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से डिटैच होकर नीचे गिरा। तो मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस में देखा कि भारतीय जहाज जो हैं वो आसमान में टूटने शुरू हो गए और टूट के उनका एक हिस्सा गिरा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि जहाज टूट के नीचे, क्योंकि जहाज का कोई, एयरक्राफ्ट का कोई भी अगर पार्ट ऐसा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम कोई डैमेज हो जाए तो द एयरक्राफ्ट कैन नॉट स्टे इन द एयर फॉर अ सेकेंड, इट विल गेट आउट ऑफ बैलेंस।
वो तो बर्ड स्ट्राइक होती है तो एयरक्राफ्ट नहीं रह सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। तो बहुत डेलिकेट बैलेंस होता है। कमर्शियल एयरलाइंस में फिर भी कोई ना कोई चांसेस होते हैं। फाइटर जेट्स दे आर मेड फॉर स्पीड, दे आर मेड फॉर मैन्यूवरेबिलिटी, और ये तो फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स होते हैं सारे। एनीवेज, मैं बात कर रहा था कि वो कौन सा सिस्टम। अच्छा, ये फ्यूल टैंक नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूल टैंक अगर गिरता तो अगर वो एम्प्टी गिरता तो इतना डैमेज ना करता, और अगर फ्यूल टैंक में फ्यूल होता और वो गिरता तो इट वुड हैव एक्सप्लोडेड, इट वुड हैव इरप्टेड फायर। तो फ्यूल टैंक मुझे नहीं लगता। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या वो एक इलेक्ट्रॉनिक बे जिसमें काउंटर मेजर्स हो सकते हैं, जिसमें टारगेटिंग पॉड्स हो सकती हैं, सिस्टम्स हो सकते हैं, या फिर एक डम बॉम्ब है। तो पॉसिबिलिटी डॉम बॉम्ब की है। दे आर प्रैक्टिसिंग द लॉन्च ऑफ स्टैंड ऑफ वेपन्स, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कोई ऐसी स्ट्राइक करने की कोशिश भी की तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्राइक को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, कि जिसमें उन्होंने दे स्टेड वेल विद इन द एलओसी, और उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन्स को यूज किया। क्योंकि वो चांस नहीं ले सकते, वो चांस ये नहीं ले सकते कि वो अपने एयरक्राफ्ट्स को एलओसी के उस पार भेज के अगर वन एयरक्राफ्ट गेट्स शॉट डाउन और फिर अगर कोई कैप्टिव सिचुएशन होती है तो वो तो शदीद किस्म की एम्बैरेसमेंट होगी, बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। और रफेल्स, ऑल्दो रफेल्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं, रफेल्स बहुत लीथल एयरक्राफ्ट्स हैं, बहुत लीथल एयरक्राफ्ट्स हैं, और दे कैन गिव अ टफ टाइम। मगर मुझे नहीं लगता कि वो रफेल्स को किसी भी तरीके से एम 120C के रेंज के अंदर भी लेके आएंगे, उसके रेंज के अंदर भी नहीं लेके आएंगे, क्योंकि एलओसी के अंदर रहते हुए भी पाकिस्तानी F-16s कैन फायर एट रफेल्स 100+ किलोमीटर्स। अच्छा, अब एम 120C एमरैम्स तो हो गई पुरानी कहानी। अब हम बात करेंगे PL-15 की। अगर आप PL-15 पे जाते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी 200+ रेंज। आप रफेल्स को कहां पे रखेंगे? मैं फिर ये बात नहीं कर रहा कि रफेल को मैं किसी भी तरीके से डाउनग्रेड कर रहा हूं। इंडियंस भी अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो रफेल इज अ वेरी कैपेबल एयरक्राफ्ट, बट द डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय योर एयरफोर्स कि आप उसको पिच करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपको 30% भी चांस है कि इट इज गोइंग टू बी शॉट डाउन, यू विल नॉट पिच इट, क्योंकि वो जो आपकी पावर प्रोजेक्शन है रफेल्स की, वो पावर प्रोजेक्शन वेल विद इन 2 डेकेड्स चलनी है आपकी। चाइना के अगेंस्ट अभी आपने वो पावर प्रोजेक्शन करनी है। तो अगर आप उसको J-10C के साथ हेड ऑन ले आएंगे, और आपको ये भी पता हो यार 20% चांस है, चले आपकी बात मान लेते हैं, आप कहते हैं जी 20% चांस है J-10C के साथ, F-16 के साथ 10% चांस है, आपकी बात मान लेते हैं, जो बेस्ट, यू विल नॉट पिच इट, क्योंकि इट्स अ बिग रिस्क फॉर यू। हम तो ये कहते हैं इट्स अ हेड टू हेड फाइट। हाँ, F-16 ब्लॉक 50-52 के अगेंस्ट रफेल इज अ न्यूअर जनरेशन एयरक्राफ्ट, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द एमरैम इज गोइंग टू बिहेव दैट डे। एमरैम कैसे बिहेव करता है? तो मुझे ये लगता है मिराज 2000 स्ट्राइक रोल के लिए, Su-30 MKI उसके साथ एस्कॉट के लिए, ये 2 प्लेटफॉर्म्स मुझे लगता है कि ये इस्तेमाल होंगे। अगर रफेल्स इस्तेमाल हुए, अगर रफेल्स इस्तेमाल हुए तो इट विल बी अ बिग सरप्राइज फॉर मी। इट विल बी, इट्स लाइक इंडिया हैज शोन अ बिग हार्ट। अगर रफेल्स को वो बैटल में, स्कर्मिश में पिच करता है तो इट शोज दैट इट हैज अ बिग हार्ट। लेकिन मुझे ये लगता है कि रफेल्स को पिच नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई रफेल शूट डाउन हो जाता है, अगर कोई एक रफेल शूट डाउन हो जाता है, तो आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो आपने फॉर द नेक्स्ट 2 डेकेड्स की है, इट विल गो टू वेस्ट। तो मैं ये एनालिसिस देना चाह रहा था कि मैं क्या सोचता हूं कि वो कौन सी एक पॉड या डम बम था जो एयरक्राफ्ट से डिटैच होके गिरा, और ऐसा नहीं है कि एयरक्राफ्ट का कोई पुर्जा, कोई ऐसा
फ्लाइट सिस्टम कोई गिरा, जिसकी वजह से यूट्यूब पे वीडियोस आ रही हैं कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज जो हैं वो हवा में बिखरने लगे। सो इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ जरूर माउंटिंग उसकी टूट सकती है, माउंटिंग में कोई इश्यू हो सकता है, और वो माउंट टूटा होगा, उस माउंट का कोई मसला हुआ होगा, ये ऐसा जरूर हुआ होगा। लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी बात हुई है कि कोई जहाज का कोई इंस्ट्रूमेंट गिरा होगा। आई शो यू। अब ये देखें, ये एक एयरक्राफ्ट है। अब अंडरविंग पाइलन्स जो होते हैं वो यहाँ पे, इनको हम हार्ड पॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। इन हार्ड पॉइंट्स पे यू कैन ऐड टू फ्यूल टैंक्स ओवर हियर, ठीक है। आप सेंटर में भी फ्यूल टैंक ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका मिशन क्या है, आपको क्या रेंज चाहिए है। आप एयर टू एयर मोड में जा रहे हैं, एयर टू ग्राउंड मोड में जा रहे हैं, सर्वेलेंस में जा रहे हैं। अगर आप सर्वेलेंस में जा रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ हैविंग फ्यूल टैंक्स ओवर हियर, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिटैचेबल बे भी यूज कर सकते हैं। आप टारगेटिंग पॉड भी यूज कर सकते हैं। एयर टू एयर मोड में है तो आप यहाँ पे मिसाइल जो हैं वो फॉर एग्जांपल एमरैम्स या पीएल टाइप मिसाइल्स यूज कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स। आप स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज कर सकते हैं। तो ये जो हार्ड पॉइंट्स होते हैं, ये हार्ड पॉइंट्स आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस मिशन रोल के ऊपर एयरक्राफ्ट को लेके जाना है। आप उसी मिशन रोल के मुताबिक उस एयरक्राफ्ट को आर्म करते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि अगर एक एयरक्राफ्ट की टीम जा रही है, एक एयरक्राफ्ट का पूरा स्क्वाड्रन जा रहा है, या एयरक्राफ्ट किसी स्पेशल मिशन पे जा रहे हैं, तो कुछ एयरक्राफ्ट को असाइन किया होता है एक स्पेशल रोल, एक स्ट्राइक रोल होगा, एक उनके साथ एस्कॉर्ट्स होंगे, ठीक है। एक एयरक्राफ्ट कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ टारगेटिंग पॉड्स या जैमिंग इक्विपमेंट्स रखी होंगी। तो हर कोई डिफरेंट पे लोड कैरी कर रहा होगा। किसी ने बहुत हैवी किस्म के स्टैंड ऑफ वेपन यूज किया, फॉर एग्जांपल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। अगर किसी ने एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल अपने हार्ड पॉइंट के साथ रखा हुआ है तो इट विल नॉट बी एबल टू कैरी एनी अदर स्टैंड ऑफ वेपन, तो देन देयर विल बी अनदर एयरक्राफ्ट कैरिंग द स्टैंड ऑफ वेपन। जिन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन्स रखे हुए हैं उन्होंने एयर टू ग्राउंड मोड में उन्होंने कैरी नहीं कर सकेंगे PL-15, देन देयर विल बी अदर एयरक्राफ्ट कैरिंग द PL-15। तो ये एक पूरे का पूरा कोऑर्डिनेटेड मूव होता है। तो मेरे ख्याल से इंडियन एयरफोर्स इसी किसी एक कोऑर्डिनेटेड मूव को प्रैक्टिस कर रही थी, और ये पेलोड इंडियन एयरक्राफ्ट से गिरा, इसने नुकसान किया। लेकिन चूंकि उस नुकसान में कहीं पे आग नहीं लगी, कहीं पे एक्सप्लोजन नहीं हुआ, और छत में जो कि कंक्रीट की छत थी एक सुराख भी हुआ, तो ये शो कर रहा है कि वो नॉन एक्सप्लोसिव था, इट डिडंट कैच फायर, वो फ्यूल टैंक नहीं था, वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या जैमिंग पॉड्स नहीं थी, टारगेटिंग पॉड्स नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सुराख किया इट वाज अ डंप बॉम्ब जो कि रेप्लिकेट कर रहा था किसी भी स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के साथ एक बॉम्ब को स्टैंड ऑफ एज अ स्टैंड ऑफ वेपन। तो ये मेरा एक एनालिसिस है इंडियन एयरफोर्स के इस मिसहैप के ऊपर, और लेट्स सी के व्हाट हैपेंस। चीजें चूंकि रोजाना की बुनियाद पे डेवलप होती जा रही हैं, तो एनालिसिस भी उसी तरीके से डिफर होते जाएंगे। तो अभी तक का मेरा एनालिसिस ये है कि अगर इंडियन एयरफोर्स अपने किसी एयरक्राफ्ट को यूज भी करती है तो वो स्टैंड ऑफ वेपन्स के साथ यूज करेगी, वो LOC को क्रॉस नहीं करेगी। और अगर कोई ऐसा रोल वो अपने एयरक्राफ्ट को देते हैं तो प्रोबेबली रफेल्स उनमें नहीं होगा, क्योंकि अगर रफेल उसमें होगा तो रफेल को वो एक्सपोज करेंगे PL-15 से, वो रफेल को एक्सपोज करेंगे एमरैम से, और अगर रफेल को एक डाउन हो जाता इट विल बी अ बिग लॉस फॉर इंडिया। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।